अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हूं आसिफ बादिनी। अब आपके लिए केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 14 लेके आया हूं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अब चैप्टर नंबर 13 के पहले 2 या 3 टॉपिक या इंट्रोडक्शन जरूर देखें। सर सजाद ने वो अपडेट कर दिए हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं। सबसे पहले इनिशियल 2 लेक्चर कम से कम देख लें ताकि वो लेक्चर आपको इस लेक्चर को समझने के लिए हेल्प कर सके। हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर है, बेसिकली सेकंड ईयर का, जो मार्क्ड है चैप्टर नंबर 14 के नाम से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की तरफ देखना पड़ेगा। आप जानते हैं ये एक पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहलाता है। अब गौर करें, इस तरफ हमारे पास एस ब्लॉक लिखा हुआ है, इस तरफ हमारे पास पी ब्लॉक लिखा हुआ है, इस तरफ हमारे पास बी ब्लॉक लिखा हुआ है, इस तरफ हमारे पास एफ ब्लॉक लिखा हुआ है। तो हमारा जो चैप्टर है वो इनके मुतालिक है, डी ब्लॉक्स, और इनके मुतालिक है जिनको कहते हैं एफ ब्लॉक्स। अब इनको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे, इनको एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो चैप्टर है, ये जो एस और पी ब्लॉक, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। हम इन दो को करेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को। लेट्स कंटिन्यू। डी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। पहली बात, डी ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में होता क्या है। जैसे फर्ज कर ले हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जा रहा है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है ये ऐसा ग्रुप है एलिमेंट्स का जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाया जाता है किसमें, एस ऑर्बिटल में। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जो दो खाने दिए गए हैं उसको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन आप गौर करें 3s1 में है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद है, एस ऑर्बिटल में मौजूद है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सोडियम का ताल्लुक एस ब्लॉक एलिमेंट से है। दूसरा ब्लॉक हमारे पास है पी ब्लॉक। इसको पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। अब गौर करें, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p2 है, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन p में ना होता, 2s2 होता, तो मैं इसको p ब्लॉक में नहीं रख सकता था, मुझे कहाँ रखना पड़ता, इसको s ब्लॉक्स में रखा जाता, यानी दो खाने में रखा जाता। p खाने की गुंजाइश कितनी है p ऑर्बिटल की, यानी 6, तो इसके ब्लॉक्स के खाने भी कुछ 6 हैं। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है, मौजूद होता है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन या तो मौजूद है या एड होता है किसमें, डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल की गुंजाइश 10 इलेक्ट्रॉन की है, इसीलिए इनके खाने भी 10 बनाए गए हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो या कि खत्म हो जाए। अब इसका ये मतलब हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉपर एग्जांपल थी डी ब्लॉक की, यहाँ पे अनस्टीनियम एग्जांपल है, ये हमारे पास है जिसमें 5f11 है, जिसका मतलब f के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन 11 मौजूद हैं जो f के अंदर ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम s, p, d और f ब्लॉक एलिमेंट बनता है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास p ब्लॉक हैं, ये s ब्लॉक हैं, s के 2 खाने हैं, p के 6 खाने हैं, लेकिन हमने इनको हाईलाइट नहीं किया। हमारा फोकस किन पर है, इन पर है जिनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इन पर है जिनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट, इनके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। होना क्या चाहिए, इनको हम लोग इनर कह दें, इनको कहना चाहिए आउटर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप गौर करेंगे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, देखिए लेंथिनम, इसकी असल जगह कहाँ है, यहाँ। पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करने के लिए हम इनको बाहर रख लेते हैं, नीचे रख लेते हैं, लेकिन असल में इनकी जगह कहाँ है, यहाँ है। लेंथिनम के फौरन बाद, एक्टिनम के फौरन बाद, असल में इनकी जगह यहाँ, इसीलिए इनको इनर और उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
याद रखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक को कहते हैं डी ब्लॉक, दूसरी को कहते हैं एफ ब्लॉक। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट का लफ्ज किस पे फिट आता है, किन पे फिट आता है? याद रखिए वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जिनमें डी या एफ ऑर्बिटल पार्शियली फिल, यानी डी की गुंजाइश है 10 इलेक्ट्रॉन की। अब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, डी ब्लॉक हो सकता है। 9 है, डी भी है, ट्रांजिशन भी है। 8 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पूरी तरह से फुल नहीं है, पार्शियली फुल है, जितने भी हैं तो वो डी ब्लॉक है या ट्रांजिशन है। हम फोकस रखेंगे डी ब्लॉक पर फिलहाल। इसी तरह से एफ है, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहा जा सकता है जिसका जो एफ या डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल ना हो। एफ की गुंजाइश 14 है, तो 14 कंप्लीट ना हो, अगर कंप्लीट हो गए इसका मतलब हुआ कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। ट्रांजिशन की एक और डेफिनेशन भी बनती है जो कि आगे आएगी, हम उसे आगे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे सीरीज और रोज की बात हो रही है। पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं पीरियड्स मौजूद होते हैं। अब वो पीरियड जो होते हैं उनके नंबर और ये सीरीज के नंबर में डिफरेंस मौजूद है। अब जाहिर बात है डी और एफ के लिए ये डिफरेंस मौजूद है। अब इसको काउंटिंग करने में जरा डिफरेंस पेश आ गया। जैसे हम आपको कहते हैं पीरियोडिक टेबल में तीसरा पीरियड का मतलब है शेल नंबर 3 और उसमें पी एस जो भी मौजूद है उसी तरीके से वो चलते हैं। अब इधर देखें सीरीज हमारे पास, तो डी की जो सीरीज कहलाती हैं, डी के जो पीरियड्स के साथ साथ जो चल रहे होते हैं उनकी बात हो रही है। डी ब्लॉक के सीरीज हैं, तो पहला सीरीज है 3D, 4D, 5D और 6D, यानी टोटल डी सीरीज, डी ब्लॉक के जो खाने हैं या पीरियड्स के साथ रोज चल रहे हैं, सीरीज चल रही हैं, वो 4 हैं, 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D। और एफ जो ब्लॉक है उसकी सीरीज जो है वो 2 किस्म के, 4F सीरीज, 5F सीरीज। अब डी ब्लॉक की सीरीज को देखते हैं। हमने कहा 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D इनकी सीरीज होते हैं। अब गौर करें, हम इनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, ये है 5D सीरीज, ये है 6D सीरीज। अब एक और चीज देखने की है, यहाँ पे देखिए ये पीरियड नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, पीरियड नंबर 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3D, इनके लिए क्या था 4S, इनके लिए क्या था 4P। जो पीरियड नंबर था वही फिट आता था कि आखिरी शेल कौन सा है, आखिरी ऑर्बिटल कौन सा है, 4 है, 3 है, 2 है, जैसे 4S है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 3D है। अब देखें, हम जानते हैं तीसरे शेल में 3D शुरू होता है, इसका मतलब है 3D कहाँ से शुरू हो रहा है, तीसरे शेल के अंदर से शुरू हो रहा है। ये हमारे पास 3D, 4D, 5D, 6D है। किसकी बात हो रही है, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात होगी। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, एफ ब्लॉक की सीरीज को देखते हैं। तो एफ ब्लॉक हमारे पास ये है जो पीरियोडिक टेबल के नीचे मौजूद है, बॉटम में मौजूद थे। ये देखें, ये जो यहाँ से काउंटिंग होती है 14 जो एलिमेंट्स है, यहाँ से 14 एलिमेंट्स, ये दोनों एफ सीरीज कहलाती है। ये 4F, ये 5F कहलाती है। मौजूद तो पीरियोडिक टेबल के अंदर है लेकिन जगह बाहर दी गई। अब ये देखें, ये लेंथिनाइड्स है, लेंथिनाइड्स के बाद जो सब चल रहे हैं ऐसी सीरीज को कहते हैं, लेंथिनम है एलिमेंट का नाम, तो लेंथिनाइड्स इनका नाम बनता है। इधर देखें, एक्टिनम इसका नाम है। अब यहाँ से जो चल रही है सीरीज इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, तो इनको लेंथिनाइड्स, इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। रेयर अर्थ भी कहते हैं, इनमें कम ही पाए जाते हैं। ये हमारे पास एफ ब्लॉक की सीरीज है। तो आपको पता चला 4F इसे कहते हैं, 5F इसे कहते हैं, और 4F सीरीज ये होगी, 5F सीरीज ये होगी। इसका नाम है लेंथिनाइड्स, इनका नाम है एक्टिनाइड्स। अब जर्नल फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब 2 तरीके से हमारे कोर्स में इसको कवर किया गया। कुछ फीचर्स के सिर्फ नाम लिए गए और कुछ फीचर्स के नाम के अलावा डिटेल भी दी गई। पहले हम वो फीचर्स हैं जिनके मुताबिक बात करेंगे जो जर्नल फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, हम जानते हैं ये मेटल हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक की बात हो रही है, एफ को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये मेटल्स हैं। और जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, आमतौर पर अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। कॉपर की बात हो रही है, इसके अलावा गोल्ड भी बहुत अच्छा बिजली कंडक्ट करता है, हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर उसके बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, ज्यादा होता है। अच्छा,
फिर मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब आप उनसे वायर बना सकते हो, कॉपर की वायर बन सकती है, सोने की भी वायर बन सकती है, प्लैटिनम की भी बन सकती है, लेकिन बहरहाल जो एक्सपेंसिव चीज है एल्यूमिनियम की बनती है। बहरहाल मेटल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ये डक्टाइल है, इनसे आप वायर भी बना सकते हो और इनसे शीट भी बना सकते हो। इनके जो कंपाउंड होते हैं या ये जो मिक्सचर जो बनाते हैं जब दूसरे एलिमेंट से मिलते हैं, तो ये जो चीज बनाते हैं आमतौर पर वो कलर्ड होती है। जैसे आप एक कच्ची चीज को जानते हैं जिसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, अच्छी तो नहीं, बहरहाल ये नीला होता है, ये ब्लू कलर में आता है, लाइट ब्लू कलर टाइप का होता है। एक सॉल्ट है जो लैब में यूज होता है सॉल्ट एनालिसिस की मुख्तलिफ मेथड्स में। तो आमतौर पर इनके कंपाउंड कलर्स होते हैं और मुख्तलिफ कलर्स में मौजूद होते हैं। पांचवा जो फीचर कहता है कि इनके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या, जैसे एक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जरा डिफरेंट होती है। इनके कंपाउंड आम सॉल्ट की तरह नहीं है, आम कंपाउंड की तरह नहीं है, बल्कि उनसे डिफरेंट है और इनके लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। क्या चीज है डिटेल में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करते हैं, एलॉयज भी बनाते हैं। क्या मतलब, दो मुख्तलिफ मेटल उनको मिक्स कर दें या मेटल्स का मिक्सचर बना दें और उस मिक्सचर को आमतौर पर अलॉय का नाम दिया जाता है। जैसे स्टील एक अलॉय है, ब्रॉन्ज एक अलॉय है, ये ऐसी है, या डेंटल अमलगम एक अलॉय है। तो अलॉय वो चीज है जिसमें मिक्सचर होता है ये मेटल्स का। अच्छा, ये सबसे छठा पॉइंट जो शो करते हैं बहुत डिफरेंट चीज है, वो क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट एस ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले +1 बनाते हैं, सोडियम वगैरह की बात हो रही। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कहीं +1 शो कर दिया, कहीं +2 शो कर दिया, +3 कर दिया, इतने ज्यादा डिफरेंट शो करते हैं जो कि आमतौर पर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है एस और पी के लिए। पी में भी कुछ एलिमेंट मौजूद है जो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, लेकिन इनके ऑक्सीडेशन स्टेट उनसे बहुत मुख्तलिफ है। और लॉन्ग एंड शॉर्ट, आप केमिस्ट्री में जब भी पढ़ोगे, चाहे वो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हो या फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, एक चीज आपको पता चलेगी कि ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। निकल हुआ, कॉपर हुआ और बहुत सारे कंपाउंड है, आयरन हुआ, तो वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में। ये वो फीचर्स हैं जो कि आमतौर पर जनरल फीचर की कैटेगरी में डिटेल में नहीं है। जो डिटेल में होंगे हम इनको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, जो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या है, मेटल्स है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हीट को, आई मेल्टिंग पॉइंट है, इनकी शीट बन सकती है, इनके वायर बन सकते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, अलॉय भी बना सकते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और लॉन्ग इन शॉर्ट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, मुख्तलिफ हो सकती है। अब ये वो फीचर्स है डी ब्लॉक के जो डिटेल में आ रहे हैं। सबसे पहले हम इनके नाम ही देख लेते हैं। पहला फीचर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक मैप, किस तरह से इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक एटम के अंदर, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर। दूसरी चीज हमारे पास रहती है बाइंडिंग एनर्जी, क्या चीज है डिटेल में देखेंगे। तीसरी चीज मैग्नेटिक नेचर देखेंगे, और उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन। लास्ट में हम लोग कैटलिस्टिक एक्टिविटी या कैटलिस्ट एक्टिविटी देखेंगे कि ये जैसे कैटलिस्ट एक्ट करते हैं तो किस तरह से एक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं, थोड़ी सी इनकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। याद रखिए इनका जनरल फार्मूला है, डी ब्लॉक की बात हो रही है अभी, एफ की नहीं हो रही। तो इनका जनरल फार्मूला है n-1 डी, फिर उसके बाद 1 to 10 है, फिर n s 1 to 2। क्या मतलब n-1, अगर मेरे पास कोई चीज चौथे पीरियड में मौजूद है तो उसके n की वैल्यू या उसकी शेल की वैल्यू 4 -1, तो इसका मतलब ये क्या बना 3d। इधर देखिए 3d, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं d ऑर्बिटल कब शुरू होता है, पहले शेल में नहीं, दूसरी शेल में नहीं, थर्ड शेल से शुरू होता है, इसीलिए 3d है। तो इनके लिए फार्मूला है ये 3d है,
अब 3D में कितना है, 1 से लेकर 10 तक, अब इसमें कितने हैं, 1। तो इस तरह से निकल में देखिए 3D है, अब 1 से लेकर 10 हो सकते हैं, कितने हैं, 8 हैं, यानी 2 और गुंजाइश मौजूद है, 2 जगह खाली है, या एक ऑर्बिटल खाली है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या दूसरी सीक्वेंस मौजूद है। अब इसके अंदर एस को भी शो किया गया है। अब एस को देखें, एन एस 1 to 2, एन का मतलब जाहिर बात है नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ शेल। अब नंबर ऑफ पीरियड क्या है, 4 है, हमने इसको माइनस किया था ना। अभी देखें 4 एस एस 2 है, तो 2 लिखा हुआ। अब देखें निकल में देख लें 4 एस 2 है, फिल है तो एस 2 लिखा हुआ। तो इस तरीके से इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन, इलेक्ट्रॉनिक मैप बनाए जा सकते हैं और पता ये चलता है कि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मौजूद है। ये इनका जनरल फार्मूला है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। कुछ खास किस्म के कॉम्प्लिकेशन इनमें मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज जिसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, पहले डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू डिसअसेंबल एटम इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्या मतलब, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एटम हमारे पास मौजूद है, कोई चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस में। खासतौर पर एटम की बात होगी, मेटल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसको हम तोड़ देते हैं किस चीज में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो ऐसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कुछ जगहों में आप कह सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिकली हम आयन ही बना रहे हैं, न्यूक्लियस तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी जो डी ऑर्बिटल्स की है वो है जरा डिफरेंट टाइप की, ना वो एस की तरह है ना वो पी की तरह है। पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, एस पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है, उनकी तरह नहीं, बल्कि उनके बीच में कहीं मौजूद है, इंटरमीडिएट है ना, दरमियानी चीज है। इसीलिए तो इनको लोकेट भी किया गया है पीरियोडिक टेबल में, सेंटर में मौजूद है, एस और पी के दरमियान में मौजूद है। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज है वो एस और पी के दरमियान की है। एक बात। दूसरी बात याद रखें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो तो एक चीज होती है मेटेलिक बॉन्ड मजबूत हो जाता है। क्या मतलब इस बात का, पहले स्टेटमेंट को ही देखते हैं। इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारे पास है कोई भी मेटल, फर्स्ट करो ये कॉपर है, तो ये कॉपर के एटम मौजूद है, अब कॉपर के इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अब जो सिंगल या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखें, ये सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद। अब इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले मुख्तलिफ न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस में मुख्तलिफ न्यूक्लियस है। ऐसी तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, जो मेटल्स में पाई जाती है। प्योर फॉर्म में मेटल मौजूद होती है, गोल्ड वगैरह प्योर फॉर्म में अगर मौजूद होंगे तो उनमें ये बाइंडिंग हुई, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, एक फॉर्म में मौजूद है मरकरी। लेकिन बहरहाल इस तरह की इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब गौर करें, ये मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पे मौजूद है। अब इस मेटेलिक बॉन्डिंग का असर क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं इस एटम को आयोनाइज कर दूं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दूं, इसके न्यूक्लियस को अलग कर दूं। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन सिंगल जो होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ से। तो जितने ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी, और मुझे इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका ये मतलब हुआ जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होगा, और जब मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। यानी ये मतलब हुआ कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स को हम लोग आयनाइज करना चाहते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में, तो हम क्या करते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कब, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से। अब ट्रेंड्स इन बाइंडिंग एनर्जी के डी ऑर्बिटल में पीरियोडिक टेबल के अंदर बाइंडिंग एनर्जी में चेंज कैसे आ रहा है, यहाँ पे गौर करें। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ये 3D 4D 5D इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है, नजर आ रहा है। अब एक चीज हमें पता चलती है, जैसे हम इधर इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू द राइट, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पहले 1 से लेकर 5 तक ये बढ़ रही है, 5वें खाने तक बढ़ रही है, फिर उसके बाद कम होती जा रही, यानी शुरू में बढ़ी और आगे जाके कम हो गई। अब जब बढ़ रही है और कम हो रही है तो सीक्वेंस क्या है, इसकी वजह क्या है वो हम देखेंगे। तो यानी बाइंडिंग एनर्जी 1 से शुरू होकर बढ़ रही है, 5वें तक बढ़ती रही, फिर उसके बाद लगातार कम हो रही है।
क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है। अब उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 3D जो हमारे पास सीरीज है डी ब्लॉक की 4 पीरियड में जो मौजूद है इसकी बात हो रही है। ये देखिए, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हम लेफ्ट टू द राइट जाए तो जो पांचवा जहाँ पे आ जाता है तो वहां पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 5। तो यहां तक आते हुए ये बढ़ती गई, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसको तोड़ना और मुश्किल है। इसमें 6 है, इसको और मुश्किल। अब देखिए 6 तक पहुंच गया। अब देखिए इसमें कितने, 5, वैल्यू थोड़ी और कम होगी। इसमें कितने, 4, 3, 2। तो इसका मतलब है पहले से 5वें खाने तक जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसकी वजह क्या है, पहले से 5वें खाने तक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद बढ़ रही है। और 5वें से 10वें तक बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद कम हो रही है। तो इसका मतलब है उनको आयोनाइज करना, उनको तोड़ना निस्बतन आसान है। जैसे ये देखें 4, 3, 2, 1, 0। अब सबसे आसान किसको आयोनाइज करना, इसको, क्योंकि इसका मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी। अब मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेट तो आप जानते हो, ये जैसे एक मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल, ये दोनों मैग्नेट है। अब इनको रख देते हैं अपोजिट साइड में, यानी एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल। इनके बीच में एक एलिमेंट रख देते हैं, कोई मेटल रख देते हैं जैसे क्रोमियम। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का इस क्रोमियम पर असर, इस क्रोमियम का इस मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर है, ये चीज हम मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक बिहेवियर अपनी किताब में यही लिखा गया है, उसको हम देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो जाहिर बात है वही दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे मौजूद हैं। हमने इनके बीच में एक मेटल रख दिया है, डी ब्लॉक का कोई मेटल रख दिया है, एक ये है एक ये है, दो मुख्तलिफ किस्म के। हम और करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ से रिपेल कर रहा है। तो हमारे पास दो चीजें होगी, यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं। दो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या हो रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, एक रिपेल कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल और अटैक करने वाली दो चीजें होती है, एक का नाम है पैरामैग्नेटिक, लफ्ज है पैरामैग्नेटिक। क्या है पैरामैग्नेटिक, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, ये वो सब्सटेंस है, ये वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसने मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लिया या अट्रैक्ट होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है तो ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। वजह क्या है डिटेल में देखेंगे। दूसरी चीज, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। जैसे ये देखिए सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड को ये अट्रैक्ट कर रहा था तो ये उसका उलट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक। अब कोई चीज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डी ब्लॉक के लिए तो सिंपल सी बात है कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, मेजॉरिटी उनके पैरामैग्नेटिक होती है। क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है कम है लेकिन मौजूद, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट किया जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट किया जाएगा। डी ऑर्बिटल की बात हो या एस ऑर्बिटल की भी बात हो सकती है। फिर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिंगल फॉर्म में मौजूद होगी, अनपेयर्ड की फॉर्म में मौजूद होगी, वो चीज उतनी ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर रखती है। और डी ब्लॉक इसीलिए पैरामैग्नेटिक है, मेजॉरिटी उनकी पैरामैग्नेटिक है। अब आप कहते हैं सर जी पैरामैग्नेटिक डी ब्लॉक में कैसे हैं, जरा डिटेल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा। अब इसको मेजर करने का जो तरीका होता है मैग्नेटिक बैलेंस कहलाता है। एक साइंटिस्ट था गॉस बैलेंस या ऑपरेटर का नाम है, जिसके जरिए पैरामैग्नेटिज्म को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसका फार्मूला भी मौजूद है, म्यू हमारे पास मौजूद है, स्क्वायर है, एन है और n+2 है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका यूनिट बेसिकली बोर मैग्नेट्रॉन है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने कहा था उसी के हिसाब से
पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा होगी, या दूसरे लफ्जों में बोर मैग्नेट्रॉन ज्यादा होगा या मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के पास सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तब क्या होता है, इस फार्मूले में हम राइट करते हैं n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका आंसर हो जाता है 1.73 Bn बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो इसका ये मतलब हुआ अगर किसी में 2 होंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो मैग्नेटिक करेक्टर मैग्नेटिक नेचर बढ़ जाएगा, वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर किसी के पास 3 है तो वो उससे ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो डी ब्लॉक में पैरामैग्नेटिक ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही वो चीज पैरामैग्नेटिक होगा। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय किसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल को नाम दिया जाता है एलॉय। वैसे कुछ और भी चीजें भी मौजूद होती है लेकिन हम लोग इनकी बात करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मुताबिक बात करेंगे। तो एलॉय बेसिकली क्या चीज है, ये मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का। जैसे मेरे पास है स्टर्लिंग सिल्वर, ये क्या चीज है, सिल्वर और कॉपर को मिक्स कर दिया गया और एक नई चीज बनाई गई जिससे जेवरात बनते हैं या जेवरों में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं इससे। तो ये क्या स्टर्लिंग सिल्वर क्या है, एक एलॉय है जो कि ओरिजिनली सिल्वर नहीं है, सिल्वर भी है साथ में कॉपर भी मौजूद है। फिर हमारे पास फीचर मौजूद है जो कि एक एलॉय है जिसमें ओरिजिनली एक चीज पर मुश्तमिल नहीं, एक मेटल नहीं है, टिन है, कॉपर है, बिस्मथ है, एंटीमनी है। ये पुराने जो बर्तन वगैरह बनते थे ये वही है, बेसिकली वही चीज आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है। फिर उसके बाद डेंटल अमलगम, दांतों की फिलिंग के लिए लोग जाते हैं, जो फिलिंग करते हैं तो फिलिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है जो दांतों को फिल करता है बेसिकली उसका नाम है डेंटल अमलगम। ये अमलगम क्या चीज है, ये एलॉय है, इस चीज का मरकरी सिल्वर और टिन से बनता है और फिर फिलिंग का काम करता है। ये तो वो बेसिक क्लास के मुताबिक थी। अब जरा हम डिटेल में देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एलॉयज की एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, जाहिर बात है आप इससे अच्छी तरीके से वाकिफ हो, ये वही चीज है जिनसे गाड़ियों और बाइक्स के और साइकिलों के हैंडल बनते हैं जिनको जंग नहीं लगता और ये बहुत मजबूत होते हैं। स्टेनलेस स्टील बना होता है आयरन, क्रोमियम और निकल का 74% इसमें आयरन मौजूद होता है, 18% क्रोमियम और निकल 8% मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डेंटल अमलगम। थोड़ी देर पहले हमने कहा मर्करी 50% है, 35% सिल्वर है और टिन 15% है। ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं कॉपर और जिंक का एक एलॉय है जिसमें 60 to 85%, 15 to 40% इसके अंदर मौजूद होता है जिंक। ये जैसे अपना टैप्स वगैरह बनते हैं, पुरानी टूटियाँ वगैरह बनती थी जो कि यूज की जाती थी, आजकल इनका यूज कम ही है। पर इसके अलावा ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर, जिंक और टिन के बने होते हैं। 80% कॉपर होता है, जिंक 10% होता है, टिन 10% होता है, टोटल मिलकर 100% ये होता है। जैसे कढ़ाइयाँ बनती थी, जेवरात भी बनते थे, बर्तन भी बनते थे, काफी अर्से तक यूज भी होते थे। कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम जानते हैं ये इनके कंपाउंड ये खुद प्योर फॉर्म में भी इस्तेमाल होते हैं मेटल, या इनके कंपाउंड्स को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो चीज होती है जो क्या करता है, स्पीड अप करता है एक रिएक्शन को, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने के जो दरमियान फासला है उस टाइम को कम करता है। कम कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ, एक अच्छा सा शॉर्टकट रास्ता देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करने में कन्वर्ट करने में मदद देता है। ये कैटलिस्ट का बेसिक रोल है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट खुद या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में। कौन से मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में, जैसे आपके पास आयरन है, आयरन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया तैयार करने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निकल है कई जगहों पे मौजूद है, सेकेंड ईयर में भी आपके पास आएगा, फर्स्ट ईयर में मौजूद है रेनी निकल के नाम से। इसको मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो बनास्पति घी है, इसको बनाने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर निकल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉपर है, इसको इस्तेमाल किया जाता है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए। प्लैटिनम है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हमारा पहला टॉपिक, पहला लेक्चर
खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी, जिसमें इंट्रोडक्शन था डी और एफ ब्लॉक का, डी और एफ ब्लॉक कितने पोर्शन में डिवाइड हैं ये बताया गया, डी ब्लॉक के जनरल फीचर्स, डिटेल फीचर्स बताए गए और उनको डिटेल से आपके सामने पेश किया गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।